हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन इंग्लिश मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पूरे सिलेबस में से जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो करके जा सकते हो, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और आपको ये पूरे जितना भी आपको उसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। यहाँ पे हम आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम देते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, मैं आपको ना टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलूंगा। इसमें क्या है, अभी तक आपका पेपर हुआ नहीं है कोई, तो अपने पास क्या अपने को टॉपिक टॉपिक करने हैं कि उसी टॉपिक में से आपके क्वेश्चन फंसे आपके पेपर में। तो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन सबसे पहला सिंपल सा टॉपिक है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, शॉर्ट में जिसको आप आईआर कहते हो। इंटरनेशनल रिलेशन इज अ फील्ड दैट स्टडीज हाउ कंट्रीज एंड अदर प्लेयर्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज इंटरैक्ट विद ईच अदर। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एक फील्ड है जो कि इस चीज़ की स्टडी करती है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और जो बाकी भी कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे इंटरेक्शन करती है। यही हमें इंटरनेशनल रिलेशन सिखाता है। फिर है दीज प्लेयर्स इंक्लूड नॉट जस्ट कंट्रीज। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप पढ़ते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज के बारे में नहीं, बल्कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, लाइक यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एनजीओज, और जो आपके आप मतलब बड़ी बड़ी जो आपकी मतलब एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, ये सारे मिलकर इंटरनेशनल रिलेशंस को कहीं ना कहीं से मतलब अफेक्ट करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग ये सब जोड़ के ही इंटरनेशनल रिलेशन बनता है। आईआर जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, लुक्स एट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज। कुछ हमारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज होते हैं, हाउ कंट्रीज वर्क टुगेदर और समटाइम्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, हाउ दे, मतलब ये पहली बात तो ये देखी जाती है आईआर के अंदर कि जो दो कंट्री हैं वो कैसे काम करती है साथ में। कभी कभी दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। हाउ दे हैंडल ग्लोबल चैलेंजेस, कैसे कंट्रीज जो है वो ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल करती हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, वॉर, ट्रेड, ठीक है, ये सब क्या है। उसके बाद है हाउ दे प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डील विद हेल्थ क्राइसिस लाइक पेंडेमिक्स, कैसे कंट्रीज जो हैं वो डील करती हैं अगर कोई क्राइसिस आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया था तो उसको सभी कंट्रीज ने मिलकर कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, ये सब आईआर के अंदर ही आता है। हम सबसे पहले समझेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये आईआर स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। द आइडिया ऑफ कंट्रीज इंटरेक्टिंग इज एंशियंट। जो दो कंट्रीज पहले के समय में क्या है, किंगडम हुआ करते थे, स्टेट्स हुआ करते थे, सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, तो इंटरेक्शन तो उस टाइम पे भी होता था। क्या दो किंगडम आपस में इंटरेक्शन नहीं करते थे? करते थे, बट इंटरनेशनल रिलेशन एज अ फॉर्मल फील्ड ऑफ स्टडी, लेकिन ये प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में जो आपको मिलता है, एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी, ये आपको मिलती है इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इससे पहले आपको ये फॉर्मली एकदम सब्जेक्ट की तरह नहीं मिलता था आईआर। टू अंडरस्टैंड हाउ इट डेवलप्ड, अगर आपको समझना है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें क्या है, एंशियंट एंड अर्ली प्रैक्टिसेस। पुराने जमाने में क्या होता था, इवन इन एंशियंट टाइम्स जो सिविलाइजेशंस होती थी, लाइक द ग्रीक सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडियंस, इजिप्टियंस, ये आपस में ट्रेड वगैरह करते थे, आपस में इंटरेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, ट्रीटी हुआ करती थी भाई। वन ऑफ द अर्लीस्ट पीस ट्रीटीज नोन, द ट्रीटी ऑफ कादेश, वो साइन बिटवीन इजिप्ट एंड हिटीट एम्पायर अराउंड 1259। तो ये 1259 बीसी जो बहुत पुराना टाइम पीरियड है, इसमें दो जो मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब एक तो इजिप्ट और हिटी एम्पायर, ये दो एम्पायर्स के बीच में एक ट्रीटी हुई है पीस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी तो एक इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट है कि दो कंट्रीज मिलकर आपस में एक पीस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अलाइंसेस एंड ट्रेड। एंशियंट जो सोसाइटीज थी हमारी, वो मतलब क्या करते थे, अलाइंस बनाते थे, ट्रेड करते थे अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। उनके अम्बेसडर्स दूसरे के कोर्ट में जाते थे। मान लो एक राजा है, कोई किंग है, उसका एम्बेसडर दूसरे किंग के उस पर जाएगा कोर्ट में, ठीक है, और उसको जाके वो मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो उसको भाई कैसे सॉल्व हो सकता है वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाएगा। ये इंटरेक्शंस जो हैं आज इसी को ही तो हम आईआर कहते हैं,
ठीक है, इसी को ही आज की डेट में हम IR कहते हैं, बट उस टाइम पे एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं पढ़ाया जाता था। फिर है द मिडल एजेस टू द 19th सेंचुरी, द राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। अब क्या है, जो मिडल एजेस के बाद 19th सेंचुरी का टाइम आता है, इसमें क्या है, हमारे मॉडर्न जो आज स्टेट्स हैं उनका राइज हो रहा था। सो ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड religion played a big role in international politics because the Catholic Church had a lot of influence in Europe. So in Asia, the great empires like the Chinese dynasties had their own diplomatic systems. तो इसमें ये बताया जाता है कि मिडेवल पीरियड की बात करें तो होता क्या था, पूरे यूरोप में जो है आपकी क्रिश्चियनिटी ज़्यादा थी, तो रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और एशिया की बात करें तो एशिया की बात करें, द ग्रेट एम्पायर्स लाइक द चाइनीज डायनेस्टीज हैड देयर ओन डिप्लोमेटिक सिस्टम। जैसे चाइनीज डायनेस्टी है, इनका अपना खुद का एक डिप्लोमेटिक सिस्टम होता था और ये भी बातचीत करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल है द पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648। सो दिस वाज अ क्रूशियल मोमेंट इन हिस्ट्री दैट शेप्ड मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप में क्या था कि बहुत समय से वॉर्स चल रहे थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉर्स चल रहे थे। हर स्टेट जो है वो चाहता था अपनी खुद की गवर्नमेंट हो, उसकी खुद की एक टेरिटरी हो। तो ये जो वॉर चल रहे थे इतने ज़्यादा, एक तरीके से ये जब एंड हुआ तो ये भी एक पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का जब आप इसको पढ़ते हो। फिर 18th और 19th सेंचुरी का टाइम आता है तो एज यूरोपियन कंट्रीज ग्रू स्ट्रॉन्गर, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, इटली हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, जब ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग बने सो दे डेवलप्ड मोर फॉर्मल सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी। तो इन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेसी को और फॉर्मल कर दिया, ठीक है। और इसी टाइम पे ड्यूरिंग दिस टाइम आइडियाज लाइक बैलेंस ऑफ पावर एमर्ज्ड। अब क्या है, इसी टाइम पे एक आइडिया डेवलप होता है जिसको आप बैलेंस ऑफ पावर कहते हो। इस कॉन्सेप्ट का मतलब था कि दैट नो सिंगल कंट्री शुड बिकम टू पावरफुल। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि एक कोई कंट्री ज्यादा पावरफुल ना बने, ठीक है। तो जो मतलब एक तरीके से जो आसपास की कंट्रीज हैं उसके बराबर ही अपनी पावर को रखो, बैलेंस रखो, आप अलायंसेस बनाओ, ठीक है। अगर आप वीक हो तो आप अपने अलायंस बनाओ, अलायंस बनाओगे तो आप इंटरेक्ट करोगे किसी से। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का ही एक पार्ट हो जाता है। फिर है अर्ली 20th सेंचुरी, द फॉर्मल स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बिगिंस। अब क्या है, अर्ली 20th सेंचुरी आते आते एक फॉर्मल इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें 1914 से 1918। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज डिवास्टेटिंग एंड इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज, क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज शामिल थी और it raised questions about why such large scale conflicts happen and how they could be prevented। तो वर्ल्ड वॉर 1 से एक क्वेश्चन आया कि इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं और कैसे इनको हम फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस कंसर्न लेड टू द बर्थ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन। यहीं से आपका IR एक प्रॉपर एकेडमिक एक सब्जेक्ट बना, ठीक है, और लोगों ने इसको पढ़ा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लीग ऑफ नेशन बनता है। सो द फर्स्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस। जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है तो उसके बाद क्या है, आगे ये प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड वॉर्स कोई ना हो तो लीग ऑफ नेशन को बनाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसके अंदर USA जैसा बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हो मतलब मेंबर मिसिंग था और पावर इतनी इसके पास थी नहीं। सो इस तरीके से ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं रहा। और एट द एंड वर्ल्ड वॉर 2 भी तो हुआ ना, इसको बनाया क्यों गया था, आगे वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन को एंड कर दिया गया था। उसके बाद फिर UNO को बनाया गया था जिसमें अमेरिका भी था और अभी तक UNO चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 जब होता है 1939 से 45 तक, सो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसमें भी यही है कि लीग ऑफ नेशन का फेलियर नज़र आता है क्योंकि एक और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लीग ऑफ नेशन उसको नहीं रोक पाया, तो उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशन एंड कोल्ड वॉर। फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन को बनाया जाता है। वही में इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही था जो लीग ऑफ नेशन का था, प्रमोटिंग द पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो भाई नहीं कर पाया और उसमें अमेरिका भी तो मिसिंग था ना, अमेरिका भी नहीं था उसमें। सो अनलाइक द लीग ऑफ नेशन द UN इंक्लूडेड मेजर पावर्स, और इसके अंदर तो भाई मेन सभी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, ठीक है, आपका USA भी है। तो जो मेन पावर हैं वो सब थे इसके अंदर, तो इसलिए ये जो UNO है ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और इसकी बात सब सुनते भी हैं। कोल्ड वॉर चलता है उसके बाद USA
और यूएसएसआर के बीच में एक लंबे समय तक आइडियोलॉजिकल ये एक वॉर थी जो दोनों के बीच में थी। यूएसए कहता था कैपिटलिज्म अच्छा है और यूएसएसआर कहता था कम्युनिस्ट अच्छा है, जो मतलब जो विचार है या आइडियोलॉजी है कम्युनिस्ट के लोगों की। और ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्स की रेस में लगे रहते थे, एक कंपटीशन करते थे और कहीं कहीं इनके सपोर्टर्स आपस में लड़ते थे। कोरिया के अंदर नॉर्थ साउथ कोरिया आपस में लड़ रहा है, वियतनाम में नॉर्थ साउथ वियतनाम आपस में लड़ रहा है। आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी ये सारी की सारी। तो ये भी इसी टाइम पीरियड की बात है जब आप पढ़ते हो। सो फिर उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट ये क्या है, कुछ इसके अंदर आपके अफ्रीकन और कुछ एशियन देशों ने मिलकर खुद को अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से अलग रखा और इन्होंने बोला भाई पीस, हम पीस के लिए आवाज उठा रहे हैं, पीस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ते हो जब आईआर के बारे में आप पढ़ते हो कि भाई सभी कंट्रीज इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है, चाहे बेशक पीस के लिए कर रही हूँ। पोस्ट कोल्ड वॉर एंड मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर क्या है जब कोल्ड वॉर 1991 में एंड हो गया क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका था। सो द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर कहते हैं, इससे क्या है अब दुनिया आपकी जो है ना, पहले क्या थी भाई, बायपोलैरिटी थी, यानी कि आप समझ लो एक तरफ था यूएसए एक तरफ था यूएसएसआर, इसको आप कहोगे बायपोलैरिटी। लेकिन अब क्या है, यूएसए एक अकेला सुपर पावर बच गया जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ। तो ये क्या है, एक यूनिपोलैरिटी का एरा स्टार्ट होता है यहाँ से। जो अमेरिका है उसका एक प्रॉपर दबदबा देखने को मिलता है, आपको उसकी हेजेमनी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम आता है। सो एक दूसरे के ऊपर कंट्रीज डिपेंड होने लगी, ठीक है, ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और इंटरनेशनल रिलेशन और कॉम्प्लेक्स हो गए क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपके जो है एमएनसीज भी शामिल हो जाती हैं, एनजीओज भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेड होगा तो एमएनसीज तो बीच में आएंगी ही आएंगी। तो अब सिर्फ दो देशों की बात नहीं रह गई है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें एमएनसी और एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। ओके, अब सिर्फ ये दो देशों के बीच की बात नहीं है। फिर उसके बाद है राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी। अब 21st सेंचुरी में एक टाइम आया है जब आपके सामने आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सुपर पावर बन रही हैं। चाइना है, रशिया है, आने वाले समय में इंडिया भी आपका लगभग आपको एकदम देखेगा कंपटीशन में आगे चल रहा है। तो अब पहले क्या, अमेरिका के पास ज़्यादा पावर थी, अब बहुत टाइम तक अमेरिका ने अपनी पावर दिखाई है, लेकिन अब नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। अब जो है अमेरिका की दाल नहीं गलेगी आगे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म डिबेट। अगर आपके पेपर में ये डिबेट आती है तो आप इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम रियलिज्म के बारे में समझेंगे कि रियलिज्म क्या होता है, ठीक है, रियलिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सो रियलिज्म के एग्जाम्पल्स दूंगा। थिंक ऑफ अ रियलिज्म लाइक अ गेम, समझो कि ये एक गेम है जहां पर ईच प्लेयर इज मोस्टली इंटरेस्टेड इन विनिंग। एक ऐसा गेम जहां हर कोई जीतने को आया है और ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनको समझ लो ये कंट्रीज हैं, ठीक है। सो इन दिस गेम कंट्रीज फोकस ऑन पावर एंड सिक्योरिटी। यहां पे इस गेम में हर कंट्री चाहती है कि मेरे पास ज्यादा पावर हो, मैं सिक्योर रहूं, और वो ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्शन खुद को दे पाएं और स्ट्रांग बन पाएं, क्योंकि वो किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट अदर कंट्रीज टू ऑलवेज बी फ्रेंडली, और वो सभी के साथ हमेशा फ्रेंडली नहीं रहते। इस गेम में हर कोई जीतने आया है और यही गेम है रियलिज्म। यहां पे आप अच्छा और वो दोस्ताना वो सब नहीं रखोगे किसी से, आप अपना फायदा देखोगे, अपनी सिक्योरिटी हो, अपना बेनिफिट हो, खत्म कहानी। ये है आपका रियलिज्म। सो जो रियलिस्ट लोग होते हैं, जो रियलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, सो रियलिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव। वो मानते हैं कि आपका जो दुनिया के अंदर जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है वो कॉम्पिटिशन से भरा हुआ है, बहुत डेंजरस है। सो ईच कंट्री शुड लुक आउट फॉर इटसेल्फ। तो आप दूसरों को छोड़ो, दोस्ती छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो। सो दे माइट मेक अलायंसेस बट ओनली इफ इट बेनिफिट्स देम। और रियलिस्ट लोग कहते हैं कि आप अलायंस बनाओ, लेकिन जब भी बनाओ जब आपका फायदा हो। सो इट्स अ बिट लाइक सेइंग आई नीड टू बी स्ट्रांग एंड केयरफुल बिकॉज आई कांट फुली ट्रस्ट अदर्स। या आप इसको इस लाइन से भी समझ सकते हो कि मैं आई नीड टू बी स्ट्रांग, मैं चाहता हूं कि मैं स्ट्रांग बनूं और मैं केयरफुल रहूं, क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। यही रियलिस्ट लोगों का मानना है। फिर है फोकस ऑन पावर। रियलिस्ट लोग पावर पे फोकस करते हैं। रियलिस्ट बिलीव दैट कंट्रीज
आर प्राइमरली ड्राइवन बाय द डिजायर फॉर पावर एंड सिक्योरिटी। हर कंट्री को पावर की जरूरत है जब भी वो इस कंपटीशन में बनी रहेगी। सेल्फ इंटरेस्ट, अपना फायदा। और रियलिस्ट लोग कहते हैं एवरी कंट्री एक्ट्स इन इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट। हर कोई चाहता है मेरी पावर बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरे पास जो है ज्यादा बेनिफिट हो। तो सेल्फ इंटरेस्ट एक इसका पॉइंट होता है रियलिज्म का। फिर है वर्ल्ड एज कॉम्पिटिटिव। सो रियलिस्ट लोग मानते हैं कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड बहुत डेंजरस है, जहां हर कंट्री जो है कंपटीशन में आई है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। सो दे थिंक इट्स नॉर्मल फॉर कंट्रीज टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। रियलिस्ट लोग मानते हैं अगर आपको किसी दूसरे कंट्री पे शक होता है, सस्पिशियस नजर से आप देखते हो, तो इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जीतने आया है, हर किसी को अपना फायदा चाहिए। माइट मेक्स राइट। सो इन दिस व्यू द कंट्री विद द मोस्ट पावर, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, मिलिट्री पावर हो, यूजुअली विंस एंड सेट्स द रूल्स। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल होगा, मिलिट्री वाइज पावरफुल होगा, वो ही जीतेगा, वो ही दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। यही रियलिज्म कहता है। रियलिज्म के कुछ थिंकर हैं, जैसे यहाँ पे थ्यूसिडाइड्स, फिर है निकोलो मैकियावेली, हैंस मोर्गेंदो और कौटिल्य। ये कहते हैं कि भाई अपने बारे में पहले सोचो, अच्छा भला बुरा बाद में सोचना। अब हम आएंगे आइडियलिज्म के ऊपर। थोड़ा आइडियल ये आइडियोलॉजी है, थोड़ा सा आइडियल हो जाओ, मतलब थोड़ा अच्छा, कि मतलब हाँ ठीक है, दूसरे को भी साथ लेके चलना है। सो आइडियलिज्म को भी आप एक गेम की तरह समझो। सपोज कि ये एक गेम है जहां पर सभी कंट्रीज बिलीव करती हैं कोऑपरेशन और हेल्पिंग ईच अदर, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखता है। सो आइडियलिस्ट लोग कहते हैं कि कंट्रीज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अवॉइड फाइट्स बाय वर्किंग टुगेदर। ये बिल्कुल उल्टा है उनके। ये कह रहे हैं कि अगर कंट्रीज आपस में सही से मिलजुल कर काम करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या होगा कि भाई बिल्कुल ये जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं वो सबके साथ मिलके काम कर रहा है, तो ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर सभी लोग मिलके काम करेंगे तो पीस रहेगी, सभी के साथ अच्छा होगा। सो दे बिलीव दैट इफ कंट्रीज टॉक, कि जो कंट्रीज हैं आपस में बातचीत करेंगी, एग्रीमेंट करेंगी, हैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगी, तो दुनिया बहुत पीसफुल बन जाएगी। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इफ वी ऑल प्ले फेयर एंड हेल्प ईच अदर एवरीवन विंस। तो यहाँ पे आप इससे समझ लो, अगर हम सभी फेयर रहकर खेलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो हम सभी जीतेंगे। तो ये सभी की कलेक्टिव यहाँ पे बात होती है, और एकदम आइडियल एक तरीके से ये सोच है। फोकस ऑन कोऑपरेशन। सो आइडियलिज्म कोऑपरेशन पे फोकस करता है, सभी को कोऑपरेट करो, साथ लेकर चलो। कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर टू अचीव पीस एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। फिर है मोरल वैल्यूज। सो यहाँ पे जो आपके आइडियलिज्म वाले लोग हैं वो कुछ मोरल वैल्यूज और कुछ इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना और यूनाइटेड नेशंस की बात को मानना, इसके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, ज्यादा कनिंग क्लेवर मत बनो। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। सो आइडियलिस्ट लोग जो होते हैं बिलीव दैट थ्रू डायलॉग, बातचीत करके, थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू कोऑपरेशन, कंट्रीज कैन सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। अगर आप बातचीत करोगे, डायलॉग्स करोगे, एग्रीमेंट्स करोगे, तो क्या होगा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ी से बड़ी वॉर्स रुक सकती हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। राइट मेक्स माइट। सो दे आर्ग्यू दैट, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स एंड एग्रीमेंट्स आर व्हाट शुड गाइड एक्शंस नॉट जस्ट पावर। यानी कि यही है कि भाई मतलब अगर आप सबको साथ लेके चलते हो, वो आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स जो जितने भी हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं आर व्हाट शुड गाइड एक्शंस नॉट जस्ट पावर, कि भाई किस तरीके से हमें वो काम करना है, अपने को वो करना भी चाहिए, बस पावर को नहीं बढ़ाना चाहिए अपनी। फिर इसके कुछ थिंकर्स हुए हैं आइडियलिज्म के। इमैनुअल कांट हैं, वुड्रो विल्सन हैं, जॉन लॉक हैं, वोल्टेयर हैं। ठीक है, इनके नाम आप जरूर लिख के आना। अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिक लिबरलिज्म, जिसको आप लिबरलिज्म भी कहते हो। सो पहले हम लिबरलिज्म मतलब जो लिबरलिज्म है उसको समझेंगे, उसके बाद नियो वाले पे जाएंगे जो नया वाला है। थिंक ऑफ क्लासिक लिबरलिज्म लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूं, समझो एक दोस्तों का ग्रुप है who believe that they will get along better if they respect each other's freedom and work together। कि हम सबको फायदा होगा
अगर भला होगा, हम सबकी अगर रिस्पेक्ट करें और हम एक दूसरे के साथ फ्रीडम के साथ रहें और मिलकर काम करें। सो इन द वर्ल्ड ऑफ कंट्रीज, एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ बहुत सारी कंट्रीज हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म सजेस्ट दैट नेशंस आर मोर पीसफुल एंड सक्सेसफुल इफ दे ट्रेड विद ईच अदर। अगर वो जितने भी देश हैं आपके चारों तरफ, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ रूल करते हैं और एक प्रॉपर रूल और लॉ फॉलो करते हैं, तो उनका सबसे बेटर ऑप्शन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उनका भला इसी में है। और फ्री ट्रेड के ऊपर बात करता है जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है। ठीक है, लिबरलिज्म है व्हेन कंट्रीज ट्रेड गुड्स, जब जो कंट्रीज हैं अपना सामान बेचती हैं, खरीदती हैं, सो वो इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाती हैं एक दूसरे पर। सो इट्स लाइक फ्रेंड्स हु शेयर थिंग्स, इफ दे डिपेंड ऑन ईच अदर दे आर लेस लाइकली टू फाइट। तो सोचो, अगर ऐसे ही दो दोस्त हैं जो आपस में सामान शेयर करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तो अगर वो जितना डिपेंड रहेंगे एक दूसरे से, उतना उनके में क्या लड़ाई कम होगी। लड़ाई होगी तो वो सामान जो आ रहा है वो सामान मिलना बंद हो जाएगा ना। सो ये कहते हैं कि अगर आप ट्रेड करोगे तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। सो डेमोक्रेसी की भी ये लोग बात करते हैं। व्हेन कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये कहते हैं जहां लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं बाय वोटिंग, तो वहां पे क्या होगा, पीस ज्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक हाउ फ्रेंड्स हु टॉक ओपनली एंड मेक डिसीजंस टुगेदर आर लेस लाइकली टू हैव बिग आर्ग्यूमेंट्स। जो दोस्त हैं, ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, मिलकर डिसीजंस लेते हैं, तो वो कभी भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयां नहीं होती हैं। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल लॉज। क्लासिक लिबरलिज्म कहता है कंट्रीज दैट फॉलो इंटरनेशनल लॉज, जो कंट्रियां, जो देश इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हैं और यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वो क्या करेंगे कि ग्रुप्स लाइक द यूएन आर लाइक फ्रेंड्स हु एग्री ऑन सम रूल्स फॉर देयर गेम्स। ये सभी कंट्रीज फिर आपस में दोस्त बन जाती हैं। फिर क्या है, चीज़ें फेयर रहती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के बाद आप लड़ाइयाँ कम करोगे। इमेजिन कि दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, एक इंडिया है, एक नेपाल है। तो इमेजिन टू नेबरिंग कंट्रीज दैट ट्रेड फूड एंड टेक्नोलॉजी विद ईच अदर। वो नेपाल को जो है, भारत जो है मान लो फूड एंड टेक्नोलॉजी बेचता है, खरीदता है, तो ये दोनों क्या है कि बेनिफिट हो रहा है। भारत अगर बेच रहा है उसको पैसा मिल रहा है, नेपाल को टेक्नोलॉजी मिल रही है। सो वो बहुत ही कम चांसेस है कि नेपाल और इंडिया के बीच में वॉर होगी। ऑल्सो इफ दे हैव सिमिलर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, अब सोचो अगर नेपाल में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो और ज्यादा अच्छे से उनकी जो है वो कॉपरेशन और वो मतलब एक प्रॉपर सब सही रहेगा। सो इससे क्या होता है, अगर मान लो ये सब ना हो तो लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ थिंकर बता देता हूं आपको। क्लासिकल जो आपका लिबरलिज्म है उसमें इमैनुअल कांट है, जॉन लॉक है, एडम स्मिथ हैं, वुड्रो विल्सन हैं। सो ये लोग आते हैं। नाउ नियो लिबरलिज्म, ये थोड़ा सा मॉडर्न है। नियो लिबरलिज्म जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में, वो क्या है। ठीक है, लिबरलिज्म तो आप समझ गए कि आपको क्या क्या करना होता है उसमें। नियो लिबरलिज्म जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है पुराने वाले लिबरलिज्म का ही। ये क्या कहता है, इट एक्नॉलेजेस दैट व्हाइल कंट्रीज लुक आउट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट दे रियलाइज इट्स स्मार्टर टू कोऑपरेट विद अदर्स। ये भी वही बात कह रहा है कि बहुत ही स्मार्ट मूव होता है कि आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करो, मिलकर काम करो, स्पेशली इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज हर कंट्री के साथ कनेक्टेड है। जो ट्रेड है, ट्रैवलिंग है, कम्युनिकेशन है ना। ट्रेड कितनी कंट्रीज आपस में करती हैं, ट्रैवलिंग आप कितने अलग अलग देशों में जाते हो। सो अब हर चीज कनेक्टेड है आपस में। सो बहुत जरूरी है हम मिलकर काम करें। इंस्टीट्यूशंस, नियो लिबरलिज्म जो है इसका कोर फोकस होता है, एम्फसाइज ये करता है ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहता है जो आपका यूएनओ है, जो आपका डब्ल्यूटीओ है, जो आपका डब्ल्यूएचओ है, इसको कैसे, ये मेन रोल इसी का ही है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक तरीके से गेम के रेफरी हैं आज की डेट में। आप कुछ गलत करोगे तो यही आपको गलत बोलेंगे और यही जो है वो इंटरनेशनल लॉज रूल्स को सेट करते हैं। अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाता है यूएनओ और हर किसी को वो ये मेक श्योर करता है कि फेयरली सभी रहें इस दुनिया में। सो कंट्रीज यूज दिस इंस्टीट्यूशंस टू कीप थिंग्स रनिंग स्मूथली। लोग क्यों इसका मेंबर बनते हैं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और स्मूथली सब कुछ चले, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। तो ये आप इसमें बताओगे। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस,
इसमें क्या है, आज की दुनिया में इन टुडेज वर्ल्ड कंट्रीज आर कनेक्टेड इन मैनी वेज, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एनवायरमेंट के मुद्दे हो या ट्रेड हो, इंटरनेट हो, इट्स लाइक बीइंग इन अ बिग नेबरहुड वेयर एवरीवन रिलाइज ऑन ईच अदर। मान लो इतनी सारी कंट्रीज हैं, ये सभी एक दूसरे के नेबर्स हैं और एक दूसरे पर कोई ना कोई किसी ना किसी के उसको लेकर डिपेंडेड है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट मेक्स मोर सेंस टू वर्क टुगेदर देन टू फाइट। तो इससे एक यही सेंस बनती है, अगर आप सभी एक दूसरे पर डिपेंड हो तो आप साथ में काम करो, वर्क टुगेदर, और फाइट वगैरह मत करो, यही हमें समझ आता है इससे। और क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। सो कंट्रीज मस्ट ज्वाइन फोर्सेस टू टैकल दीज इश्यूज। ये इश्यूज को टैकल करने के लिए बहुत जरूरी है सभी एकदम जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ। जस्ट लाइक हाउ नेबर्स माइट टीम अप टू क्लीन अप अ शेयर्ड पार्क और अ फिक्स ब्रोकन स्ट्रीट लाइट। सोचो, आप पड़ोसी हो, 3-4 लोग हो, आपके सामने पार्क गंदा है, पार्क को आप सभी को यूज करना है, आप जाओगे सभी मिलकर क्लीन कर दोगे, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज है, सभी मिलकर कॉपरेशन करोगे तो वो प्रॉब्लम भी एक दिन एंड हो जाएगी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, थिंक अबाउट हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड टू ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कंट्रीज कम टुगेदर एट इंटरनेशनल मीटिंग्स। होता क्या है, जब क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आती है तो सभी देश मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, रियो आपका जो समिट है, ठीक है, इसमें क्या है, ये सभी कंट्रीज फिर एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन देंगे। यही नियो लिबरलिज्म कहता है कि कंट्रीज वर्किंग थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि यही कंट्रीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यूएनओ वगैरह को यूज कर कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। सो मेन जो नियो लिबरलिज्म का कोर है वो है इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपका यूएनओ वगैरह है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोकस ज्यादा करता है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिक लिबरलिज्म कहता है इफ वी ट्रेड एंड प्ले फेयर, यानी कि अगर आप ट्रेड करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, वी ऑल बी बेटर ऑफ एंड हैव फ्यूअर फाइट्स, हम सबका भला होगा, लड़ाइयां बहुत कम होंगी। नियो लिबरलिज्म क्या कहता है, यस इस चीज को वो सपोर्ट करता है, एंड वी ऑल्सो नीड रेफरीज, वो कहता है कि हाँ हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी जरूरत पड़ती है टू हेल्प अस कोऑपरेट, ताकि हमें वो हेल्प करे कोऑपरेट करने में, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड एंड फेस कॉमन प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम सभी दुनिया में कनेक्टेड हैं और एक कॉमन प्रॉब्लम को यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब नियो लिबरलिज्म के कुछ थिंकर्स हैं, रॉबर्ट क्योहन, इसके अलावा जोसेफ एस ने, जॉन कैनबरी, रिचर्ड कॉब्डेन। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आप नाम लिखकर अंडरलाइन कर देना, ठीक है, तो आपका अच्छा असर पड़ता है जो भी आपका चेक करने वाला होगा उसके ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, क्लासिकल मार्क्सिज्म, जिसको आप ओनली मार्क्सिज्म भी कह सकते हो। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म क्या कहता है, तो क्लासिकल मार्क्सिज्म आइडिया है कार्ल मार्क्स का और इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स का। ये दोनों ने मिलकर क्या जो सोचा वही आप इसमें पढ़ोगे मार्क्सिज्म में। और इसमें क्या है, ये लोग बोलते हैं ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, इसमें स्ट्रगल है बिटवीन क्लासेस। इस दुनिया में जो है दो तरीके की क्लासेस हैं, द बुर्गुइज, द वेल्दी कैपिटलिस्ट, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, और इसके अलावा दूसरी तरफ है प्रोलेटेरिएट, वो लोग जो लेबर वाले हैं, जो गरीब हैं। इन दोनों के बीच का क्लास का स्ट्रगल है, यही हमारी दुनिया है, ऐसा हमारा मार्क्सिज्म का कहना है। सिंपल सी बात है, एक तरफ अमीर लोग हैं, फॉर एग्जांपल भाई अपने इंडिया में अंबानी है, अडानी है, और ये लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं। एक तरफ गरीब किसान हैं या लेबर मजदूर है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला लेबरर है, ठीक है, लेबर वर्कर है। अब इन दोनों के बीच का स्ट्रगल जो है ना, वही मार्क्सिज्म का मेन कोर है। अगर आप इसको समझोगे, ये मार्क्सिज्म वाले कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं ये अपना पेट भरते हैं, सिर्फ अपना फायदा करवाते हैं, जो बाकी के जो लेबर वाले लोग हैं, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उनका कोई फायदा नहीं होता। उनका होता है तो सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता है, नथिंग एल्स, ठीक है, ये होता है, ये आपका मार्क्सिज्म कहता है। अब आगे बढ़े, अगर इन इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप आईआर पढ़ते हो तो क्लासिक
मार्क्सिज्म आर्ग्यूज दैट वेल्दी इंडस्ट्रियलिज्ड कंट्रीज, जो ऐसी कंट्रीज जो बहुत पैसे वाली है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, अमेरिका बहुत पैसे वाला है, ये क्या करती है कि भाई छोटी जो कंट्री है, पुअर कंट्री है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करता है। मींस वेल्दी कंट्री जो बहुत, जहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी है, जहाँ पे वो क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं लेस डेवलप, जो मतलब जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, जहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ। ये एक ग्लोबल इनइक्वालिटी है जो कि एक तरीके से बढ़ती ही जा रही है, जहाँ पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो छोटी कंट्रियों की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, रिसोर्सेज उनके जो है वो सब उठा के ले जा रही हैं। ये सिमिलरली वैसा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और हमारा जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी वेल्थ हैं, वो सब एक्सट्रैक्ट करके अपने ब्रिटेन में ले गई थी। बिल्कुल वैसा की वैसा ही है। इंपीरियलिज्म, तो क्लासिकल मार्क्सिज्म वाले लोग कहते हैं सीज इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये लोग मानते हैं जब कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इंपीरियलिज्म आ जाता है, फिर वो अमीर लोग आपको रूल करते हैं, ठीक है। रिच कंट्रीज जो होती हैं फिर वो क्या करेंगी, कॉलोनीज बनाती हैं, जब ज़्यादा वो अमीर हो जाती हैं, फिर वो पुअर कंट्रीज को डोमिनेट करती हैं और उनकी लेबर को उठा के ले जाती हैं, अपना काम करवाती हैं चीपली या कभी कभी फ्री में, उनके रॉ मटेरियल्स को सब उठा के ले जाती हैं और अपना सामान फिर बेचती भी उन्हीं को है जाके महंगा महंगा। तो ये इंपीरियलिज्म मतलब जो है कैपिटलिज्म की ही एक स्टेज आ जाती है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, तो इनका मानना है सॉरी, द बिलीव दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि वो कंट्रोल्स द वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शेप ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट परस्यूट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट्स। अक्सर ये लोग कहते हैं जो वॉर्स होती है ना, वो क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज चाहती हैं रिसोर्सेज लेना, प्रॉफिट कमाना, और इकोनॉमिक फैक्टर एक मेन रीजन होता है किसी भी बड़ी वॉर का, तो कॉन्फ्लिक्ट का। तो ऐसा ये लोग मानते हैं कि भाई इकोनॉमिक जो है ये एक फैक्टर रहता है। ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो ये लोग दुनिया को, द वर्ल्ड इज सीन एज अ सिंगल कैपिटलिस्ट सिस्टम वेयर रिच कंट्रीज एक्सप्लॉइट पुअर कंट्रीज, ठीक है। यानी कि ये लोग मानते हैं हमारी दुनिया एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है जहां अमीर लोग, अमीर देश छोटे देशों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो दिस ग्लोबल सिस्टम कीप्स पुअर कंट्रीज इन अ स्टेट ऑफ मतलब डिपेंडेंसी एंड अंडर डेवलपमेंट। और ये जो ग्लोबल सिस्टम है, इसमें कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ये हमेशा पुअर कंट्रीज को डिपेंड रखता है उनके ऊपर, और वो हमेशा अंडर डेवलप्ड रहती हैं, कभी भी वो कंट्रीज आगे नहीं बढ़ पाएंगी जब तक ये कैपिटलिज्म रहेगा। एग्जाम्पल, in classical Marxism, the colonization of African and Asian countries by European power is viewed as a way for the wealthy industrialized countries to exploit these regions for their resources, labor and markets। जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई अफ्रीका में और एशिया में, जिसका मेन रीजन था अपने यहाँ के रिसोर्सेज को ले जाना और अपने वहाँ पर उसको मतलब यूज करना, और यहाँ की लेबर को ले जाना, उनको फ्री में काम करवाना वहाँ पे, और यहाँ की मार्केट को यूज करना, ठीक है। सो द कैपिटलिस्ट कंट्रीज गेट रिचर, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो अमीर होती जाती हैं, वाइल द कॉलोनाइज कंट्रीज रिमेन पुअर, बट जो कंट्रीज कॉलोनीज बनती हैं वो मतलब वो गरीब की गरीब रहती हैं, पुअर की पुअर रहती हैं। अब हमारा यहाँ पे इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा, वो है नियो मार्क्सिज्म। तो अगर आपको मार्क्सिज्म समझ में आया है तो अब आप नियो मार्क्सिज्म भी बहुत आसानी से समझ लोगे, और मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूं ताकि आप पेपर में बना के लिख पाओ इसे, ठीक है। सो नियो मार्क्सिज्म क्या कहता है, सी नियो मार्क्सिज्म विच एमर्ज्ड इन द मिड 20th सेंचुरी, ये जो आइडियोलॉजी है ये मिड 20th सेंचुरी के बीच में आती है, बिल्ड्स ऑन क्लासिकल मार्क्सिज्म, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है क्लासिकल मार्क्सिज्म के थॉट से, बट ये अपडेट करती है अपने कुछ कोर आइडियाज को मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में कि क्या होना चाहिए मार्क्सिज्म को, ये हमें वो चीज बताती है। सो आइए देखते हैं क्या है इसमें। इट स्टिल फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अभी भी मार्क्सिज्म का जो नियो वाला वर्जन है ये भी यही कहता है कि भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इनइक्वालिटी है, बट लुक एट मोर कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स, बट थोड़े से डायनेमिक्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अब क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल जो रिलेशन, मतलब इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एमएनसीज हैं,
और ये दो मेन रीजन है एक्सप्लॉयटेशन के, ये ऐसा मानते हैं कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये एक्सप्लॉयटेशन अब करने लगी हैं। सो नियो मार्क्सिज्म आर्ग्यूज दैट ग्लोबल कैपिटलिज्म हैज इवॉल्व्ड इन अ मोर इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पावर। अब ये क्या है, कैपिटलिज्म और बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन के रूप में आ रहा है। इट एम्फसाइजेस हाउ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो एमएनसीज होती हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है और आपका आईएमएफ है, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि भाई एक तरीके से वेल्दी कंट्रीज का फायदा करवाते हैं, जो पुअर कंट्रीज है उनका कोई फायदा नहीं होता, उनको ये सब मिलकर डोमिनेट करते हैं, चाहे एमएनसीज हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, चाहे कोई भी हो। फिर है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। ये कहते हैं दिस थ्योरी डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू द कोर एंड पेरिफेरी। ये कहते हैं जो हमारी दुनिया है ये डिवाइड है, एक तो आपके कोर कंट्रीज हैं, एक आपकी पेरिफेरी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कोर में वो लोग हैं जो रिच हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, और पेरिफेरी में वो कंट्रीज हैं जो गरीब हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये क्या है कि भाई, और उसके बाद एक और यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है सेमी पेरिफेरी, वो कंट्रीज जो इन दोनों के बीच में है, जैसे कि आप समझ लो डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ठीक है। उस तरीके से इन्होंने 3 पार्ट्स कर दिए। सो द कोर कंट्रीज, जो अमेरिका जैसी कोर कंट्रीज हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं कि एक्सप्लॉइट द पेरिफेरी फॉर लेबर एंड रिसोर्सेज। इन छोटी कंट्रीज का, पुअर कंट्रीज का वो पूरा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है लेबर के लिए, पैसे के लिए। वाइल द सेमी पेरिफेरीज एक्ट एज अ बफर, और सेमी पेरिफेरीज को भी वो यूज करते हैं, कहीं ना कहीं अपना सामान बेच देते हैं वहां पे जाके, ठीक है, या उनको भी यूज कर लेते हैं टाइम पड़ने पर। हेजेमनी, सो नियो मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट द पावरफुल कंट्रीज यूज कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। यानी कि जो यूएसए है, एक तो उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आप जीन्स पहनते हो तो वो जीन्स कहाँ से आ रही है, अमेरिका की है। आपको पता है कि आप अगर जो है भाई बर्गर वगैरह खा रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। आप जो एमबीए की डिग्री कर रहे हो वो अमेरिका ने शुरू करी है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है जो अमेरिका का आप कर रहे हो, इंटरनेट आपका अमेरिका से आ रहा है। तो ये क्या है, कल्चरल हेजेमनी है ना, और इसके अलावा पॉलिटिकल तो है ही है। सो दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग आइडियाज लाइक फ्री ट्रेड, डेमोक्रेसी, कंज्यूमर कल्चर विच बेनिफिट द कोर कंट्रीज। यानी कि जो फ्री ट्रेड का फायदा है वो बड़ी कंट्रीज को होता है, डेमोक्रेसी का फायदा बड़ी कंट्रीज को होता है, जो लोग अमीर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर कल्चर जो है, ये ग्लोबलाइजेशन का कल्चर है, इसका फायदा बड़ी कंट्रीज को होता है, छोटे कंट्रीज का कोई फायदा इसमें ज्यादा नहीं होता, ऐसा ये लोग मानते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी, सो अ की नियो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सप्लेन हाउ पुअर कंट्रीज आर ट्रैप्ड। जो पुअर कंट्री हैं वो बेचारे ट्रैप्ड हो चुके हैं, एक मतलब डिपेंड हो चुकी हैं। रिच कंट्रीज एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज, जो अमीर कंट्रीज हैं वो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, उनकी लेबर को यूज करती हैं, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू डेवलप इंडिपेंडेंटली। और जब उनके रिसोर्सेज सारे वो ले जाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि वो खुद से कभी डेवलप हो पाएंगे। सो ये एक यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी है कि वो छोटी कंट्री हमेशा डिपेंड रहेंगी। एग्जाम्पल है, नियो मार्क्सिस्ट वुड आर्ग्यू दैट द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ऑफन फेवर वेल्दी नेशंस। नियो मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं जो नई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, वो फेवर करती हैं वेल्दी नेशंस को, पैसे वाले लोग जो हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है, चाहे अमेरिका है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल है, व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स टू पुअर कंट्रीज, जब यही IMF और वर्ल्ड बैंक लोन देता है छोटे कंट्रीज को, दे माइट इम्पोज कंडीशंस लाइक रिड्यूसिंग पब्लिक स्पेंडिंग और ओपनिंग अप मार्केट्स टू फॉरेन कंपनीज। तो वो क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं, हम आपको लोन देंगे लेकिन आप कंपनीज को अपनी मार्केट खोलने दो अपने वहां पे। सो होगा क्या, दैट बेनिफिट द रिचर कंट्री, जिससे वो बड़ी कंट्री जो होंगी उसकी कंपनी वहां जाके फायदा कमाएगी, एंड कीप द पोरर वंस डिपेंडेंट, और वो छोटी कंट्रीज हमेशा डिपेंड ही रहेगी। तो ऐसा एक इनका ये ट्रैप होता है। अगर सिंपली बताऊं
तो क्लासिकल मार्क्सिज्म कहता है द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, यानी कि रिच कंट्रीज जो है वो पुअर वंस का एक्सप्लॉयटेशन करती है, उनका रिसोर्सेज, उनकी लेबर को यूज करती है. सो इट्स लाइक अ फैक्ट्री ओनर यूजिंग वर्कर्स टू मेक मनी. इट्स काइंड ऑफ एक फैक्ट्री है, उसका एक ओनर है जो लेबर को यूज करता है, पैसा बनाता है और अमीर होता जाता है, लेबर का कोई फायदा नहीं होता. ऐसा ही यहाँ पे पुअर कंट्रीज के साथ होता है. नियो मार्क्सिज्म हमें ये बताता है कि टुडे, आज का जो एरा है, दिस एक्सप्लॉयटेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब ये एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज द रिच कंट्रीज यूज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब यही रिच कंट्रीज जो हैं ये IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को यूज करती हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और जो ग्लोबल कंपनीज हैं और जो आपके MNCs हैं वो सब मिलकर इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं, वो सिर्फ इनका फायदा करवाते हैं, पुअर कंट्रीज का कोई फायदा नहीं होता, ऐसा इनका मानना है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस. अब इंटरनेशनल रिलेशन को अभी तक क्या है कि एक तरीके से हम, जो आप कह सकते हो कि जो मेल्स हैं, मेल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था, लेकिन इसका एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है. वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. तो सबसे पहले यहां पे आता है फेमिनिस्ट IR थ्योरी came about because most traditional theories of international relations were written from a male perspective. IR की फेमिनिस्ट थ्योरी इसीलिए आई क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं IR की वो मेल पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, और ये थ्योरीज ज्यादातर फोकस करती हैं वॉर के ऊपर, पावर के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, बट विमेन के बारे में कोई बात नहीं होती, माइनॉरिटीज के बारे में कोई बात नहीं होती, बच्चों के बारे में कोई बात नहीं होती. जो IR में ज्यादातर बातें हो रही हैं वो वॉर, पावर, इकोनॉमिक्स, पैसा, बस इसी के बारे में हो रही है. फिर है जेंडर मैटर करता है भाई. फेमिनिस्ट लोग कहते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस आर्ग्यू दैट अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स रिक्वायर्स लुकिंग एट हाउ सोसाइटी व्यूज द रोल ऑफ मैन एंड विमेन. IR को समझने से पहले आप ये देखो सोसाइटी मैन और विमेन को कैसे देखती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन आर ऑफन एसोसिएटेड विद पावर, एग्रेशन, लीडरशिप, है ना. ऐसा माना जाता है कि जो मेन लोग होते हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, लीडरशिप उनके अंदर ज्यादा अच्छी है, वाइल जो विमेन्स हैं वो क्या है कि केयर गिवर्स हैं, बस उनका काम है टेक केयर करना, पीस, शांति से रहना. सो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये क्या है, दीज स्टीरियोटाइप्स शेप हाउ कंट्रीज डील विद कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज. तो एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि विमेन तो ये सब कर ही नहीं सकती, वॉर हो गया तो विमेन कुछ नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा हो गया तो विमेन नहीं संभाल पाएगी. तो ऐसा फेमिनिस्ट लोग कहते हैं ये गलत है, ये स्टीरियोटाइप है. विमेन्स एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब है द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स हाउ इंटरनेशनल इवेंट्स सच एज वॉर्स और इकोनॉमिक्स क्राइसिस अफेक्ट विमेन डिफरेंटली देन मेन. कि जो वॉर्स होते हैं, कोई इकोनॉमिक्स क्राइसिस आते हैं, तो उससे विमेन के ऊपर जो असर होता है वो क्यों नहीं कभी दिखाया जाता, सिर्फ मेंस का क्यों दिखाया जाता है. इन वॉर्स, अगर मान लो कोई वॉर हुई है, फॉर एग्जांपल विमेन ऑफन फेस इश्यूज लाइक सेक्सुअल वायलेंस. अगर कोई वॉर होती है तो वहां पे कई विमेन के साथ बुरा होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कभी कभी उनका काम धंधा भी उनसे दूर हो जाता है. सो दिस पर्सपेक्टिव argues that we need to consider these experiences. हमें ये फीमेल का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई अक्सर क्या होता है इवेंट्स का, इनके ऊपर इंपैक्ट क्या होता है. थोड़ा इसको भी पढ़ाया जाए IR में, सिर्फ मेल्स के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो, ऐसा ये लोग कहते हैं. फिर है सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री. सो ट्रेडिशनल IR जो थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर. ठीक है, विच मीन्स प्रोटेक्टिंग कंट्रीज फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बस आउटसाइड से प्रोटेक्ट करो. ठीक है, थ्रू मिलिट्री पावर, मतलब मिलिट्री है, बाहर से कोई अटैक ना हो, इसके ऊपर फोकस करो. बट जो फेमिनिस्ट लोग हैं इंटरनेशनल रिलेशन में आर्ग्यू करते हैं फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी, कि भाई अपने इंटरनल जो लोग रह रहे हैं सिटीजन्स, उनके बारे में भी तो सोचो. फूड, हेल्थ, सेफ्टी, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, ये चीजों पे कब सोचोगे. सो दे बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग पीपल, आप लोगों को प्रोटेक्ट करो, स्पेशली जो बच्चे हैं, जो विमेन हैं, इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज प्रोटेक्टिंग स्टेट्स. अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट
करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट अपने कंट्री के बच्चे और जो फीमेल हैं उनको भी प्रोटेक्ट करो, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है, इंक्लूडिंग विमेन इन डिसीजन मेकिंग। सो फेमिनिस्ट लोग ये कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विमेन को भी पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उनमें इन्वॉल्व किया जाए, उनसे भी पूछा जाए। पीस टॉक्स हो रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो रहा है, तो विमेन का भी मतलब जो ओपिनियन है वो लिया जाए। और रिसर्च ये शो करती है कि व्हेन विमेन आर इन्वॉल्व इन पीस प्रोसेस द रिजल्टेंट एग्रीमेंट्स आर ऑफन मोर सक्सेसफुल। अगर कहीं भी दो देशों के बीच में पीस करवाना है, अगर वहां विमेन रहेगी तो ऐसा माना गया है कि वो पीस लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ऐसा एक रिसर्च में बताया गया है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल थ्योरीज। सो फेमिनिस्ट लोग पुरानी वाली ट्रेडिशनल थ्योरीज को चैलेंज करते हैं, लाइक जो रियलिज्म की थ्योरी है जो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ पावर और मिलिट्री और अपने पर्सनल बेनिफिट पे, और लिबरलिज्म की थ्योरी है जो फोकस करती है कि भाई सभी कोऑपरेट करके चलें। सो फेमिनिज्म वाले आर्ग्यू करते हैं कि दीज थ्योरीज ओवरलुक इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज एंड द डिफरेंट वेज ग्लोबल पॉलिटिक्स अफेक्ट एवरीडे पीपल स्पेशली वुमेन। तो वो यही कहते हैं कि भाई ये जो थ्योरीज हैं इसमें एवरीडे इश्यूज को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, विमेन सिक्योरिटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, उसको भी पढ़ाया जाए ना। अभी तक हमने पीछे ये थ्योरीज पढ़ी हैं बट हमने कहीं भी विमेन सिक्योरिटी, चाइल्ड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये कहते हैं उसको भी ऐड करो। सो बेसिकली जे.एन. टिकनर के विचार थे ये सारे जो थॉट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। तो आप जे.एन. टिकनर का नाम लिख देना, अगर क्वेश्चन पेपर में आपके जे.एन. टिकनर भी आता है तो भी यही पॉइंट्स बनते हैं। सिंथिया एनलो हैं, बेल हुक्स हैं, वी स्पाइक पीटरसन हैं, ये 2-3-4 नाम हैं, इसमें से जे.एन. टिकनर का नाम तो आप रट लेना, ये पक्का आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके बोर्ड के सामने, that is discuss the two significant phases in the evolution of Indian contribution to IR। वो दो फेजेस कौन से हैं और उन फेजेस में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, हाईलाइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंसेस शेपिंग ईच फेज। और इस हर फेज में क्या फीचर्स रहे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले अर्ली फेज आता है प्री इंडिपेंडेंस टू द 1950s। ये क्या है, इस फेज में इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल रिलेशन वर डीपली रूटेड इन द कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस टाइम पे जो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन रहा था आईआर में, उसमें बेसिक थॉट यही था कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना है और एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हो जहां इक्वालिटी, जस्टिस और पीस हो। तो यही लोग सोचते रहते थे। सो जो इंडियन थिंकर थे उनके मन में यही था कि अपने को आज़ाद कैसे कराना है। एंटी कॉलोनियलिज्म, इंडियन थिंकर जो थे और जो लीडर्स थे वो कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, किसी भी छोटे कंट्री को आके आप कंट्रोल कर रहे हो और उसको अपनी कॉलोनी बना लिया आपने। सो यही है कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज किया हमारे इस टाइम के जो थिंकर्स रहे। एंड दे आर्ग्यूड फॉर द राइट ऑफ एवरी नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि ये कहते थे कि हर देश को अपने आप खुद से गवर्न करना चाहिए, कोई एक्सटर्नल इंटरफेयर ना करे, जैसे ये ब्रिटेन वालों ने इंटरफेयर कर रखा था और हमें कॉलोनी बना रखा था। फिर इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईआर में आता है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट के टाइम पे। सो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ा रोल प्ले किया नॉन अलाइन मूवमेंट में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर दोनों से एकदम, दोनों ब्लॉक से हम अलग रहे। और नॉन अलाइन मूवमेंट ने क्या है कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, हम पीस के साथ सभी को एग्जिस्ट करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें एक दूसरे की सॉवरेनिटी के लिए और इंटरवेन ना करें किसी के इंटरनल मामलों में। ये सब इंडिया ने ही तो प्रमोट किए हैं ये सब थॉट्स नॉन अलाइन मूवमेंट से, ये भी कंट्रीब्यूशन है। फिर गांधी की भी कुछ फिलॉसफीज रही हैं। महात्मा गांधी का जो आइडिया था अहिंसा और सत्याग्रह शेप्ड द अर्ली इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे मॉरल वैल्यूज शुड गाइड पॉलिटिकल एक्शंस। अगर आप सभी कंट्रीज अहिंसा और सत्याग्रह के ऊपर चलोगे तो क्या कभी लड़ाई होगी, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो गांधीज इन्फ्लुएंस इनकरेज्ड इंडिया टू परस्यू अ फॉरेन पॉलिसी दैट अवॉइड मिलिट्री अलायंसेस। तो गांधी जी की बात मानकर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ऐसी ही रही है कि आप मिलिट्री अलायंसेस या फिर लड़ना झगड़ना थोड़ा कम रखना, हो सके तो पीसफुली आप रेजोल्यूशन करना कॉन्फ्लिक्ट्स का, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर है नेहरूवियन अप्रोच। नेहरू जी का क्या मानना है,
जवाहरलाल नेहरू विजन एक्सटेंडेड बियॉन्ड जस्ट इंडियन इंटरेस्ट, वो थोड़ा सा इंडिया को ऊपर उठकर, इंडिया से ऊपर उठ के वो थोड़े बाकी जो कंट्रीज हैं और मतलब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में वो सोचते हैं, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज का सभी का फायदा हो। ठीक है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट में मोस्टली कंट्रीज थी वो डेवलपिंग कंट्रीज थी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो उन सबका ये फायदा सोचते थे। और उनकी अप्रोच इसी पे एम्फसाइज करती है कि डिसआर्ममेंट, जो आर्म्स होते हैं, जो हथियार हैं, वो बिल्कुल खत्म कर दो। अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को पूरा खत्म कर दो, ऐसा नेहरू जी कहते थे। और जो यूनाइटेड नेशंस को जो है आप पावरफुल बनाओ, डायलॉग्स के साथ बातचीत करो, लड़ाई झगड़े मत करो, ऐसा ही इनका मानना था। फिर मॉडर्न फेज आता है पोस्ट 1990s। अब इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन आपका आ चुका है। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अब आपको जो अपनी डिप्लोमेसी रखनी है वो इकोनॉमिक रखनी है सोचते हुए। सो 1991 में क्या है, इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हमने खुद को थोड़ा लिबरल बनाया, फ्री ट्रेड करना शुरू किया, बाहर की कंपनीज को अपने इंडिया में आने दिया, भाई यहाँ इन्वेस्ट करो आओ, जिससे क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया का नाम आने लगा। इससे क्या है कि एक जो हमारी पहली पॉलिसीज जो होती थी इकोनॉमिक की, हम खुद पे ही सब बना रहे, खुद से ही सब बना रहे हैं और ज़्यादा हम किसी के साथ मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें खुद कर रहे हैं, ट्रेड कम कर रहे हैं, तो ये चीज़ में थोड़ा सा बदलाव आया, तो आप ये कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इससे क्या है, इंडिया ने अब अपनी पार्टनरशिप थोड़ी स्ट्रेटेजी के साथ बनाई। इंडिया ने मतलब बायलैटरल ट्रेड करना शुरू किया, बायलैटरल बातचीत करना शुरू करी विद यूएसए, ठीक है, विद ऑस्ट्रेलिया, विद ब्रिटेन, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि एक स्ट्रेटजी बनाई तो फायदा इंडिया का ही हुआ। और कुछ फोरम है जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, G20 है जो अभी दिल्ली में सबमिट हुई थी, तो इंडिया इनका मेंबर बना, जिससे क्या है और फायदा हुआ इंडिया को। सो ये भी तो एक शिफ्ट हुआ है ना, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। सो इंडिया ने अब ज़्यादातर फोकस करना शुरू कर दिया है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने में, और पार्टिकुलरली जो आपका इंडियन ओशियन वाला रीजन है वहाँ पे अपनी जो मिलिट्री है उसको एकदम एकदम स्ट्रेंथन रखना, और कुछ इश्यूज हैं लाइक जो टेररिज्म है उसको कैसे काउंटर करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी है, जो हमारी खासकर कोस्टल एरियाज की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे बढ़ानी है, अब इंडिया इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो नेहरू जी के टाइम पे थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा फोकस इंडिया कर रहा है। फिर द 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ओपनड अप इंडिया टू ग्लोबल मार्केट। ये जो रिफॉर्म्स हुए जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये सब जब हुआ तो इंडिया ग्लोबल मार्केट में आ गया, और इससे क्या है कि एक डिप्लोमेसी इकोनॉमिक हो गई। अब जो है आप किसी से भी अगर स्ट्रेटेजी बना के बात कर रहे हो तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट भी देख रहे हो, और आप ट्रेड के मतलब ट्रेड को कोर में रखते हुए रिलेशन बना रहे हो कि हाँ भाई सामने वाले से मुझे ट्रेड कितना करना है, फायदा कितना होगा। और इसी तरीके से इंडिया WTO का भी मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो ये आप इसके अंदर बताओगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड विजन, तो कोल्ड वॉर जब ओवर हुआ तो इंडिया ये मानता है, जो कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका था जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पावरफुल था, इंडिया का मानना है रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिटेन, ऐसे ही बहुत सारे जो है पावर्स हों, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहां पर सिर्फ एक या दो सुपर पावर नहीं, बहुत सारी सुपर पावर्स हो, तब तो मजा आएगा। सॉफ्ट पावर, इंडिया जो है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इंडिया का योग है, जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया का बॉलीवुड है, ये भी एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब डालता है, लोग इसको फॉलो करते हैं, हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स को, मूवीज़ को, हमारा योगा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो ये क्या है, इंडिया की सॉफ्ट पावर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपका टॉपिक आता है ह्यूमन राइट्स का, जो कि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सो देखिए ह्यूमन राइट्स क्या है, अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है तो ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, नेचुरल है, जो हर ह्यूमन, हर इंडिविजुअल के पास होने चाहिए, सिंपली बाय बीइंग ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन हो तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ये यूनिवर्सल हैं, सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, इस पर कोई रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, रिलीजन ये सब नहीं देखा जाता। ह्यूमन मीन ह्यूमन, जो भी ह्यूमन है उन सभी के पास ये राइट्स होने चाहिए। और इसमें यही है आपके बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये
आपको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये कुछ राइट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपकी पर्सनल फ्रीडम है, इक्वालिटी है, आपको इक्वल समझा जाए, आप डिग्निटी के साथ आप रह सको, जी सको। सो ये राइट्स जो हैं ये, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, किससे? डिस्क्रिमिनेशन से, इनजस्टिस और ऑपरेशन से। अगर ये 2-3 चीजें हैं आपके पास, ह्यूमन राइट्स हैं, तो कभी आपके साथ बुरा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स की एक डेफिनेशन दी है, और वो डेफिनेशन है राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर आप ह्यूमन हो तो ये आपको राइट्स मिलते हैं। आपके रेस कोई भी हो, सेक्स, नेशनैलिटी, मेल हो, फीमेल हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, जो भी हो आप, एथनिसिटी कुछ भी है, लैंग्वेज, रिलीजन कुछ भी है, सोशल स्टेटस, ह्यूमन राइट्स सभी के लिए इक्वल हैं और सभी के लिए हैं। और कुछ अजम्पशंस हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। सबसे पहला यूनिवर्सल है, ह्यूमन राइट्स जो है सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, एवरीवेयर, हमेशा, कोई भी इनसे एक्सक्लूडेड नहीं है। इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हर किसी को जो है सेम ह्यूमन राइट्स मिलते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, सभी ह्यूमंस इक्वल हैं अगर आप देखोगे ह्यूमन राइट्स के मामले में। और इनएलिनेबिलिटी, इसका मतलब है ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, आपसे कोई भी आपके ह्यूमन राइट्स को छीन नहीं सकता, वो इनहेरेंट है, आपके आगे की जनरेशंस को भी वो मिलते हैं। इवन इफ गवर्नमेंट वायलेट दिस राइट्स दे स्टिल एग्जिस्ट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड। अगर गवर्नमेंट कोशिश भी करती है इनको वायलेट करने की, फिर भी वो आपके ह्यूमन राइट्स को नहीं छीन पाती। फिर है इनडिविजिबिलिटी, यानी कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा राइट नहीं है आप जिसको छोड़ दोगे, नहीं, सभी राइट्स इक्वल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और सिविल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट। जब सिविल राइट्स होंगे तो पॉलिटिकल राइट्स भी आएंगे, पॉलिटिकल राइट्स होंगे तो इकोनॉमिक भी आएंगे, सोशल भी आएंगे, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे। जो लॉज हैं वो इस तरीके से हो कि भाई कोई भी ह्यूमन है उसका कोई भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। सो द ग्लोबल ह्यूमन राइट स्ट्रक्चर, दुनिया में ह्यूमन राइट्स का स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको बता देता हूं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, ये डिक्लेरेशन क्या है? इसको यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया था। यूनाइटेड नेशंस का ही एक ये डिक्लेरेशन है जो कि जनरल असेंबली में 1948 में आया था। इसके अंदर बताया जाता है कुछ हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्ट होने ही चाहिए, यूएनओ ने बता रखे हैं कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे। और उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ने फिर अपनी एक काउंसिल बनाई जिसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहा जाता है। एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, विद इन द यूएन सिस्टम, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है और देखती है ह्यूमन राइट्स कहीं वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, और रिव्यू करती रहती है हर कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स का क्या रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है, और इस तरीके से बेसिकली काम करती है। रीजनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स, ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। अब रीजनल लेवल पर भी ह्यूमन राइट्स के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट है जो यूरोप में है, कि भाई कुछ गलत हो रहा है, आप यूरोप में रहते हो तो आप इधर जाओ। इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये अमेरिका के अंदर है। फिर अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स, ये अफ्रीका के अंदर है। तो रीजनल लेवल पर भी ह्यूमन राइट्स के लिए छोटे छोटे कमीशंस, कोर्ट वगैरह बना रखे हैं। फिर आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनजीओ कहा जाता है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल और लोकल एनजीओ हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये भी काम करते हैं। अगर किसी देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना और उसको ग्लोबल लेवल पर लाना, ठीक है, उसको दुनिया को बताना, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। फिर है व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज। ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, ठीक है, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है आज के जो हमारे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए। देखो, ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कि द वे डिफरेंट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं और जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज होते हैं जिनसे अकेले आप नहीं निपट सकते। सो अनलाइक अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है जहां बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें कंट्रीज भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे लाइक द यूएनओ, एनजीओज भी होंगे, एमएनसीज भी होंगी, ये सारे मिलकर
दुनिया को चलाते हैं, संभालते हैं, वही आपका ग्लोबल गवर्नेंस कहलाता है। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी है जिससे आप अकेले नहीं निपट सकते। सो व्हाई इज ग्लोबल गवर्नेंस इंपॉर्टेंट? क्यों हम अकेले देश के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ते कि वही सब संभाले? देखो बहुत प्रॉब्लम है जो अकेला बंदा नहीं संभाल पाएगा, अकेला देश। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल इशू है ना, तो इसके लिए क्या है कि सभी देशों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। टेररिज्म है, ये भी किसी एक देश की प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा देशों की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा। पेंडेमिक है, जैसे कोविड-19 वगैरह पेंडेमिक आया था, तो उससे भी क्या है, आपको ग्लोबल गवर्नेंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, अगर जो आपकी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को टैकल करना है तो बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल कंट्रीज कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। हर कंट्री इंडिविजुअली अपने आप से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, तो ग्लोबल गवर्नेंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां कंट्रीज साथ मिलकर काम करती हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करती हैं। मान लो इंडिया के पास अगर वैक्सीन है, कोई छोटा गरीब देश है बेचारा, उसमें कोविड ज़्यादा फैल गया, तो इंडिया उसकी हेल्प कर सकता है ना, उसको वो अपनी वैक्सीन दे देगा। सिमिलरली रशिया ने हमको वैक्सीन भेजी थी, ठीक है, स्पुतनिक वगैरह कोविड-19 के टाइम पे पीपी किट वगैरह भेजी थी। ये क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस के ये एग्जाम्पल हैं जहां पर सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट अब्यूजेस एंड टेररिज्म रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी वॉर्स चल रही हैं तो बहुत जरूरी है, अकेला देश जाके नहीं रुकवा सकता उस वॉर को, सभी मिलकर बोलेंगे तो जरूर वो वॉर रुकेगी। ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है किसी कंट्री में, सभी मिलकर बोलेंगे तो वो चीज रुकेगी। टेररिज्म ज्यादा है तो सभी लोग मिलकर एक्शन लेंगे तो टेररिज्म भी रुकेगा। तो यूएन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी पीस कीपिंग, और यूएन से ही ग्लोबल गवर्नेंस काम करती है। यूएनओ में सभी देश बैठते हैं, जनरल असेंबली में बातें करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आप अगर देखोगे आज की डेट में हर कोई इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री कैन अफेक्ट अदर, अगर यूएसए, आप ये मान लो सभी ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 शोड हाउ प्रॉब्लम्स इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड क्विकली स्प्रेड। अगर मान लो ये आपका सऊदी अरब वगैरह तेल वगैरह देना बंद कर देना, पूरी दुनिया हिल जाएगी एक तरीके से। मतलब एक देश अगर कुछ करना बंद कर दे तो उसका असर पूरे दुनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा है। सो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है हमारे, WTO है, ठीक है, यूएनओ खुद ही एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसी के ये पार्ट है सारे, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो ये क्या हेल्प करते हैं, कंट्रीज को कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं ट्रेड के लिए, और मतलब जो छोटी कंट्रीज हैं उनको लोन्स वगैरह भी देते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ बैलेंस्ड रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी हम रिसोर्सेज छोड़ें। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, और रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, इनके लिए भी ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए भाई। सभी देश मिलकर जब कोई सॉल्यूशन निकालेंगे जब भी ये प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। सो ग्लोबल गवर्नेंस अलाउज कंट्रीज क्रिएट एग्रीमेंट्स। जो ग्लोबल गवर्नेंस होगी तो उससे क्या है, क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स पे आप एग्रीमेंट करोगे, सभी मिलोगे। क्योटो प्रोटोकॉल है, जैसे रियो समिट है, ठीक है, पेरिस वाला है। तो इससे क्या होगा कि आप साथ मिलकर काम करोगे, पॉल्यूशन भी कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप प्रमोट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, इसका मतलब है ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज लाइक द यूएन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल वर्क टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट। जैसे कि आपको मैंने बताया यूएनओ एक ये क्या कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसी का एक है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC। ये क्या करता है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकता है, देखता है। तो ये भी तो एक ग्लोबल गवर्नेंस का ही एग्जाम्पल हो गया जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो बाय सेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दे एनकरेज कंट्रीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज दैट प्रमोट इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। ये ग्लोबल गवर्नेंस से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक तो इक्वालिटी, किसी कंट्री को पुअर या रिच मत समझो, एक इक्वल एक मतलब जो होता है बिहेवियर रखो। जस्टिस, किसी भी कंट्री के साथ इनजस्टिस ना हो, और रिस्पेक्ट करो भाई सभी कंट्रीज की। यही हमें ग्लोबल गवर्नेंस सिखाता है, वर्क टुगेदर और साथ रहो। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो लिबरलिज्म तो आपने पढ़ा था, लेकिन अगर अब आपसे पूछता है स्टेट की लिबरल थ्योरी क्या है वो बताओ, शॉर्ट नोट में अगर आता है तो इसका कोर आइडिया क्या कहता है वो समझ लो, बाकी आप बना के लिख सकते हो। सो इसमें ये बताया गया है द स्टेट एग्जिस्ट टू
प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। इसका मानना है जो स्टेट होता है आपका, जो आपकी स्टेट है, जो आपका कंट्री है, जो आपका देश है, उसका मेनली काम है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना। ये इसका कोर आइडिया है। सो इट एक्ट्स एज अ न्यूट्रल आर्बिटर दैट इन्फोर्सेस लॉज। जो स्टेट है वो न्यूट्रल रहता है, लॉज को जो है इन्फोर्स करता है ताकि एक सोशल ऑर्डर अच्छा बना रहे, ठीक है, लॉ ऑर्डर बना रहे। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंटरवेंशन ना करे, ठीक है। ये मेन बात है भाई। लिबरलिज्म वाला जो स्टेट होगा, जहां पे लिबरलिस्ट स्टेट होगा, वहां गवर्नमेंट कम से कम इंटरवेन करेगी और इंडिविजुअल लिबर्टी ज्यादा होगी, डेमोक्रेसी होगी, वहां पे रूल ऑफ लॉ चलेगा भाई, सभी कानून के आगे बराबर रहेंगे और प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट रहेगी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। याद रखना, जो लिबरल व्यू है स्टेट का वो ये कहता है। कुछ इसके थिंकर हैं, जॉन लॉक हैं, जेएस मिल हैं, इमैनुअल कांट हैं। और लेकिन लिबरलिज्म को खासकर जो आपके जो कुछ लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, ठीक है, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, वो गलत मानते हैं। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो लिबरल थ्योरी है वो क्या करती है, जो सोसाइटी में गरीब लोग हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करती है। इससे क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही इनका वो है क्रिटिसिज्म, आप इसमें बता सकते हो। फिर आता है जस्ट इसके अपोजिट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ये लोग क्या कहते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। सो इसका कोर आइडिया समझ लो आप पहले। ये क्या है कि मार्क्सिस्ट वाले लोग कहते हैं द स्टेट इज अ टूल फॉर द रूलिंग क्लास टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस ओवर द वर्किंग क्लास। तो ये कहते हैं कि स्टेट है ना, वो एक टूल है अमीर लोगों का, जिससे वो गरीब लोगों को डोमिनेट करते हैं। स्टेट तो बहाना है, असली जो रीजन है वो तो गरीबों को सताना है, ऐसा ये लोग मानते हैं मार्क्सिस्ट वाले जो हैं। सो ये एक टूल समझते हैं स्टेट को ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और वो कहते हैं व्यूज द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन। जो लोअर क्लास हैं, ठीक है, जो लेबर क्लास हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन कर रहे हैं कौन, जो स्टेट में बैठे हुए, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं। क्योंकि ये कैपिटलिस्ट लोग, अमीर लोग ही गवर्नमेंट में जाके बैठते हैं और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्हीं का फायदा करवाते हैं, गरीबों का कोई फायदा इसमें नहीं होता है। तो इसके थिंकर में कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंजल्स हैं, व्लादिमीर लेनिन हैं। ये 2-3 नाम हैं, इनमें आप लिख सकते हो। सो इसका क्रिटिसिज्म क्या कहता है, क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी आर्ग्यूज इट underestimates the state's autonomy and its capacity to act independently of class interest। तो वो लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है ये मार्क्सिस्ट लोग स्टेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। स्टेट चाहे तो वो क्लास के, यानी कि जो सोशल क्लासेस हैं, जो लोग हैं, उनका भी फायदा कर सकता है। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो कि स्टेट को बुरा बुरा बोलो और उसको बस तुम ये बता दो कि बस ये तो अमीरों के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है, जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो सबके लिए काम कर सकती है। फिर ऐसा ही एक और थ्योरी है स्टेट की, लिबरल प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। लिबरल प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ये क्या कहती है, आइए इसके भी समझते हैं। तो लिबरल वाला तो आप समझ गए हो। इसमें क्या है, द स्टेट इज अ न्यूट्रल एंटिटी, यानी कि इसमें भी स्टेट न्यूट्रल है, किसी के साथ कोई बायस नहीं रहेगा, और मीडिएट्स अमंग इंटरेस्ट ग्रुप्स इन सोसाइटी, और एक मीडिएटर की तरह काम करेगा। सोसाइटी में अलग अलग तरीके के ग्रुप्स रहते हैं, स्टेट का काम है मीडिएटर की तरह काम करना, ताकि कोई एक सिंगल ग्रुप डोमिनेट ना करे उस कंट्री में। तो ऐसा इनका मानना है। और इसके अलावा ये एम्फेसाइज करता है द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। ये भी कहते हैं हर किसी के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फ्रीडम है, उसकी प्रोटेक्शन हो। और द स्टेट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। जो स्टेट है उसका काम है मीडिएटर बन के नेगोशिएशंस करवाना, कॉम्प्रोमाइज करवाना, अलग अलग ग्रुप्स में, पॉलिटिकल ग्रुप्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए काम करना। पावर इज डिस्पर्स्ड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें पावर जो होगी स्टेट की, उसमें डेमोक्रेसी से वो आएगी। मींस जो पीपल हैं ऑफ द कंट्री, ऑफ दैट स्टेट, वो जाएंगे, वोट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो कोई भी स्टेट में जो मतलब जो पावर में आएगा वो डेमोक्रेसी के बाद ही आएगा। ऐसा ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। सो इसमें रॉबर्ट डेहल, डेविड ट्रूमन, ये 2 नाम हैं। इसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पावर इज नॉट इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ग्रुप्स एज वेल्दियर इंटरेस्ट ऑफन एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे ये लोग क्रिटिक्स में ये कहते हैं जो इसमें पावरफुल लोग बनते हैं वो अक्सर वेल्दी पीपल होते हैं, गरीब लोगों का कोई इसमें फायदा नहीं होता। जो मेनली बेसिकली जो भी लीडर्स होते हैं वो अमीर होते हैं।
तो वो इलेक्शंस तो लड़ते हैं, पैसे वाले ही होते हैं ज़्यादातर जो जीतते हैं, तो इसमें गरीबों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आपकी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।